हेलो एवरीवन, सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था और उसके विकास के इतिहास के अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था के डेफिनेशन को पढ़ा था। इसके अलावा हमने आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अगर हम बात करते हैं आजादी के पहले की, जिसमें भारत क्या था, ब्रिटिश रूल के अंदर एक कॉलोनी था, एक उपनिवेश था। इसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश रूल जो है उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो और अगर हम आज की इकोनॉमी देखें तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि आज की इकोनॉमी जो है वो पहले की इकोनॉमी के अपेक्षा बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो चुका है। तो अगर दो कंडीशन हम देखें, इकोनॉमी की दो कंडीशंस को देखें, जिसमें हमने आजादी के पहले की अर्थव्यवस्था को देखा और आज की अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये जो परिवर्तन है ये किस तरह पॉसिबल हुआ, तो ऑब्वियसली क्या है कि ये परिवर्तन कोई चमत्कार के द्वारा तो पॉसिबल हुआ ही नहीं हुआ होगा। इसके पीछे कई सारी नीतियां बनी होंगी, तब जाकर के हमारी इतनी बर्बाद अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में उभर रही है। तो ये परिवर्तन यानी कि जो बॉटम से आज जो भी हम कंडीशन में है, यहाँ तक का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो अर्थव्यवस्था का विकास को पहले हमें समझना जरूरी है। केवल हम विकास की बात हम करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अर्थव्यवस्था कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली, निरंतर चलने वाली। तो विकास जो है कोई एक, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक सर्टेन जगह पे जाकर के ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लगातार चलती रहती है। तो उसी तरह जब हम आर्थिक विकास की बात करेंगे तो आर्थिक विकास भी कैसी प्रक्रिया होगी, सतत होगी, यानी लगातार चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि ये प्रक्रिया है तो ऑब्वियसली समय के साथ साथ इसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं। विकास को समझने के लिए फिर मैंने कहा था, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं, तो यहाँ पे मुख्य दो टर्म्स को हम समझेंगे, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास, और दूसरा है आर्थिक समृद्धि या फिर जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं। बेसिक डिफरेंसेस हैं क्या इसमें। ठीक है, तो आर्थिक विकास जो है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक अवधारणा है, और जबकि जो आर्थिक वृद्धि है यह एक संकुचित अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि को समझने से पहले थोड़ा एक चीज को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि डिफरेंट जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको हमने तीन भागों में बांटा था। ठीक है, वो तीन भागों को हमने तीन क्षेत्र भी कहा था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं, और जब मैंने तुम्हें बताया था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ भी जब हमने समझाया था, तो हमने आपको ये बताया था कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जिसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। तो आर्थिक क्रियाओं को हम इस तरह कह सकते हैं कि आर्थिक क्रिया जो है, जैसे तीन भाग हमने बांटा, ये अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र हो गया, और ये हमारा तृतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है,
इन तीनों को मिला करके ही, क्योंकि सारी आर्थिक क्रिया तो इन्हीं तीन क्षेत्र में होंगी, तो इन तीनों को मिला करके हमारी क्या बन रही है, अर्थव्यवस्था बन रही है। ठीक है, अब पहले हम आर्थिक वृद्धि को समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संकुचित अवधारणा है। अब जितनी भी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक में हो रही हैं, द्वितीयक में हो रही हैं और तृतीयक में हो रही हैं, इन तीनों को मिला करके या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा या फिर क्या हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन होगा। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी कि अगर हम बहुत तीनों क्षेत्र में अगर हम आर्थिक क्रियाएं करेंगे तो या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा या फिर सेवाओं का उत्पादन होगा, और इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय होगी। ठीक है, तो ये हमने इस चीज को अभी आपको क्यों समझाया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि से रिलेटेड है। आर्थिक वृद्धि की डेफिनेशन क्या है कि आर्थिक वृद्धि जो है ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक संकुचित अवधारणा है, जिसके अंदर सिर्फ हम एक चीज को टारगेट करते हैं और वो क्या है, देश का राष्ट्रीय आय। ठीक है, यानी हम इनकम के अलावा देश की अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं, अन्य जो पहलू हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहेंगे, इसका मतलब क्या है, देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में समय के तक लगातार वृद्धि होना, यह विकास का मात्रात्मक पक्ष है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ। राष्ट्रीय आय, इसको अगर मोटे तौर पे हम समझे तो देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो लगभग राष्ट्रीय आय होगा। और अगर राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगी, देश की प्रति व्यक्ति आय मिलेगी। ठीक है, तो ये अभी मैंने इसको बाद में, क्योंकि आपको चैप्टर में आगे इन चीजों को और डिस्कस पढ़ना है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा, यानी इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान देंगे तो यानी केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम ना तो यहाँ पे देश की शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किन्हीं चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल हमने यहाँ पे एक चीज पे फोकस किया है, और वो क्या है, देश की राष्ट्रीय आय के बारे में। यानी इस वजह से हमने कहा कि ये जो आर्थिक वृद्धि है यह एक संकुचित अवधारणा है, जो केवल और केवल किस पे फोकस करती है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय अगर हमें प्राप्त है तो ऑब्वियसली हमें पीसीआई यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी पता चल जाएगी। तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। पर अगर जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इस आर्थिक विकास में हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम के अलावा, ठीक है, हम अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो देश के लिए जो और मुख्य पहलू है उन सब चीजों की बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने नेशनल इनकम की बात की, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति की बात की, जीडीपी की बात की, ये सब तो इनकम से रिलेटेड है ही, पर इसके अलावा और हम किस चीज की बात करेंगे, शिक्षा की बात कर सकते हैं, है ना, कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, गरीबी, इसको दूर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या क्या नीतियां बनाई जा रही हैं गरीबी को दूर करने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। आधारभूत संरचना के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो आपने क्या देखा कि जहां पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो केवल नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी की बात करता है, वही दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, वो इस पक्ष के अलावा जो देश के जो और महत्वपूर्ण पक्ष है उनके बारे में भी बात करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक वृद्धि है यह एक संकुचित अवधारणा है और आर्थिक विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। इसको क्योंकि इन चीजों को हम नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, इन सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं,
इसलिए हमने ये कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्या है, मात्रात्मक पक्ष है, यानी इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या है, एक गुणात्मक पक्ष है इसका। रीजन क्या है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, इन सबको जो है हम कहीं ना कहीं गुणात्मक पक्ष में रखेंगे। एक और डिफरेंस इसके अंदर आता है कि आर्थिक समृद्धि जो होती है या आर्थिक ग्रोथ जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना, जबकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अब किसी देश की अगर बहुत अच्छी नीतियां बना दिया जाए या बहुत अच्छे अच्छे मेजरमेंट्स लिए जाएं तो क्या होगा कि देश का जीडीपी को तो बढ़ाया जा सकता है, पर क्या कुछ ही समय में या कुछ ही सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और भी जो सामाजिक संरचना है, इन सब चीजों को इतनी आसानी से क्या हम विकसित कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें क्या है, एक दीर्घकालीन समय की आवश्यकता होगी। तो इस वजह से लिखा गया है यहाँ पे कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है यह केवल आय बढ़ने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, नागरिकों की आर्थिक स्थिति, यहाँ पे हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, जीवन स्तर, जीवन स्तर जिसके अंदर मूलभूत आवश्यकताएं सबको बहुत अच्छे से प्राप्त हो, और समग्र आर्थिक कल्याण, यहाँ पे किसकी बात की जाती है, आर्थिक कल्याण की बात की जाती है। इन सब के अलावा दीर्घकालीन सुधार जो है ये सब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, और दोनों का देश की आर्थिक स्थिति को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में क्या क्या अंतर है इसको एक तालिका के रूप में यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। अगर हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को अंतर करें तो अगर हम परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा के हिसाब में, परिभाषा के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस इसके अंदर, तो हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास कैसी प्रक्रिया है, समग्र प्रक्रिया है, अभी मैंने आपको बताया। हाँ, जिसमें क्या है, आय के साथ साथ जीवन स्तर, गरीबी में कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण शामिल होता है। ठीक है, वही आर्थिक वृद्धि नैरो कॉन्सेप्ट है, संकुचित अवधारणा है, तो यह केवल किसके बारे में बात करेगी, आय और उत्पादन में वृद्धि को बताती है। ठीक है, जैसे कि आय और उत्पादन में वृद्धि को किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, अगर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, यानी देश की क्या है, देश में आय और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा ब्रॉड कॉन्सेप्ट, और ये हमारा जो है ये कैसा है, संकुचित अवधारणा है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास को अगर हमें मापना हो तो क्या क्या संकेतक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जीडीपी में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इसके अलावा आर्थिक कल्याण होना चाहिए और गरीबी में कमी होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि को पता करने के लिए कौन कौन से संकेतक का इस्तेमाल करते हैं, जो केवल हमें उत्पादन और आय की वृद्धि के बारे में पता है, जैसे कि जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि। ठीक है, अब देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में गुणात्मक और मात्रात्मक कौन है। तो आर्थिक विकास क्योंकि इनकम के अलावा अन्य पहलुओं की भी बात करते हैं जिनको कि हम मात्राओं में नहीं गणना कर सकते हैं, तो ये इसलिए हमने कहा कि ये मात्रात्मक तो है ही, पर ज्यादा ये गुणात्मक है। क्यों? क्योंकि यह जीवन की गुणवत्ता के में सुधार को भी मापता है। ठीक है, पर आर्थिक वृद्धि क्योंकि केवल इनकम पे फोकस करता है, तो ये क्या है, मात्रात्मक है, यानी केवल संख्यात्मक वृद्धि को मापता है। दायरा क्या है कि आर्थिक विकास में हम समाज का सभी क्षेत्र जो है उस पे ये प्रभाव डालता है, जबकि जो आर्थिक वृद्धि है यह क्या है, केवल आर्थिक गतिविधियों पे केंद्रित होगा। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं, जितनी भी विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है, वो वहां पे आर्थिक विकास को देखा जा सकता है, जैसे भारत, श्रीलंका, अफ्रीकी देश। तो विकासशील और गरीब देश जहां पे विकास की आवश्यकता है वहां पे आर्थिक विकास जो है यही कॉन्सेप्ट चलता है। पर वही जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप के देश, जहां ऑलरेडी हाई जीडीपी है और इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो समावेशिता किस किस को इंक्लूड किया जाता है, तो आर्थिक विकास में
सामाजिक कल्याण और असमानता में कमी भी शामिल होती है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पर आर्थिक वृद्धि में केवल और केवल आर्थिक संसाधनों के उत्पादन की वृद्धि होती है। तो इस तरह एक बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया आपको आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में। ठीक है, अगर अलग से क्वेश्चन आपका आता है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो इस सबको मिलाकर के आप अपना आंसर बना सकते हैं। आर्थिक वृद्धि किसे कह सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंस करने को आता है तो यहाँ पे आपका ये एक टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी स्लाइड दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और टर्म जहां की हमने पढ़ा है अभी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में, इसी के साथ एक टर्म और यूज होता है, या यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहता है आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति ये भी आपकी बुक में है कि आर्थिक प्रगति किसे कहते हैं। तो बस ये समझिए कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि प्लस आर्थिक विकास, अगर दोनों हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। एक चीज और इसमें ध्यान देने की बात है कि आर्थिक विकास जो है, यानी आर्थिक वृद्धि जो है, ये आर्थिक विकास का ही पार्ट कहलाएगा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के अंदर ही निहित है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये भी कॉन्सेप्ट आपके बुक में है कि आर्थिक प्रगति किसे कहते हैं। अब एक और तरह के विकास की बात हम करते हैं और वो है समावेशी विकास। यानी आर्थिक विकास तो होना चाहिए, पर कैसा विकास होना चाहिए? समावेशी। समावेशन का मतलब हमें समझना होगा। समावेशन का मतलब होता है सबको मिला जुला करके एक साथ चलना, इसे हम क्या कहते हैं? समावेशन। तो विकास कैसा होना चाहिए? समावेशी। हम जानते हैं कि भारत में, स्पेशली अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में अगर हम लोगों का स्तर देखें तो एक स्पेशली इनकम वाइज, है ना, इनकम वाइज हम देखते हैं कि बहुत सारा स्तर है, समाज के विभिन्न वर्ग हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी देश में विकास होता है तो उस विकास का ज्यादातर जो प्रभाव है या ज्यादा जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है? जो समाज के ऊपरी वर्ग है, चाहे वो आय के हिसाब से मजबूत हो, चाहे सामाजिक स्थिति के हिसाब से वो मजबूत है। तो ज्यादातर क्या होता है कि उन आर्थिक जो भी बेनिफिट्स हो रही हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उन सब का, यानी आर्थिक विकास का जो प्रॉफिट है वो समाज का ऊपरी वर्ग ले जाता है, और नीचे वर्ग जो है वो इस विकास से कैसे हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो विकास ऐसा करना चाहिए जिसमें समाज का हर तबका, केवल ऊपरी नहीं बल्कि समाज का जो सबसे निचला स्तर है, सभी वर्ग के लोग जो है उस विकास से क्या हो जाए? बेनिफिटेड हो जाए, उनका फायदा उनको मिले। तो समावेशी विकास कहेंगे किसे अगर इसे हम देखें तो? कि आर्थिक विकास की वो पद्धति या वो प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहता है। तो ऐसी ही विकास की क्रिया को हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ भी समझाने का प्रयास किया है कि समावेशी विकास केवल इनकम के विकास के बारे में या इनकम राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर वर्ग के जीवन के स्तर को ऊंचा करना है। तो कैसे किया जा सकता है? किसानों के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन, आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो एक प्रमुख जो आर्थिक क्रिया है वो कृषि है। तो अगर कृषि का विकास करना चाहिए। आय का वितरण, बहुत बड़ी समस्या है कि आय का वितरण जो है वो अर्थव्यवस्था में असमान है, जिसकी वजह से क्या है? जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो और अमीर और गरीब के बीच में क्या होती जा रही है? एक तरह से खाई आती जा रही है। तो यहाँ पे क्या विकास कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर आय का वितरण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसके अलावा
केवल हम विकास में इनकम की बात नहीं करेंगे, हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। ठीक है, रोजगार का सृजन होना चाहिए ताकि क्या है, बेरोजगारी जैसी जो समस्या है हमारे देश में उसको दूर किया जा सके। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी जो है, जो कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है हमारे इकोनॉमी के लिए, उसको भी दूर हो जाएगी। तो समावेशी विकास में ये सब कुछ चीजें जो है इनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि क्या है, हर वर्ग जो है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। ठीक है, तो ये तो बात हमने की समावेशी विकास की। ठीक है, अब हम बात करते हैं और विकास कैसा होना चाहिए। सतत विकास या पोषणीय विकास, जिसको कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। एक एडवर्टीजमेंट देखा था मैंने टीवी में, उसमें मैंने ये देखा कि एक बच्चा अपने पापा के साथ गाड़ी में जा रहा है और जहाँ पे क्रॉसिंग था या फिर जहाँ पे रेड लाइट ऑन हुआ तो सारी गाड़ियां रुक गई। उस समय उसका फादर क्या करता है कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट ही रखता है। तब उसका बच्चा उसे कहता है कि पापा अब गाड़ी का इंजन जो है वो बंद कर दीजिए। वो पूछता है क्यों? तो अगर आप बंद नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में हम लोग की जनरेशन जो है वो बैलगाड़ी में घूमेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर हमने आज जो हमारी अभी की जो पीढ़ी है वो अगर क्या करती है, जो भी हमारे यहाँ पे संसाधन उपलब्ध है अगर उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करेगी तो आने वाली पीढ़ी को उन संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सतत पोषणीयता इसी से रिलेटेड है। यानी क्या है, विकास होना चाहिए पर इस शर्त पर नहीं कि हमारी जो पीढ़ी है उसने तो विकास का स्वाद चख लिया पर आने वाली पीढ़ियों को कोई भी संसाधन नहीं मिल पाया। तो पोषणीयता विकास कैसा होना चाहिए कि प्रेजेंट का यानी कि जो अभी वर्तमान की पीढ़ी जो है वो तो संसाधनों या फिर उसका फायदा उठाए ही उठाए पर इतना विवेकपूर्ण तरीके से उठाए कि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है वो भी विकास कर सके। तो ऐसी जैसे और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे पृथ्वी पे लैंड है, स्थल है और पानी है, जो कि जिसका जो परसेंटेज है वो फिक्स है, लगभग 71 पॉइंट समथिंग जो है वो वाटर है और बाकी जो है वो स्थल है। लेकिन इसके अंदर भी पीने का पानी लगभग जो फ्रेश वाटर है वो 1% है। अब अगर हमने क्या किया, जो अभी की वर्तमान पीढ़ी है, अगर इस पानी का हमने बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन किया यानी हद से ज्यादा इस्तेमाल किया या फिर उसे हमने दूषित कर दिया, आने वाले समय में क्या होगा कि हमारे भावी पीढ़ियों के लिए सही पानी जो है, एक स्वच्छ पानी जो है वो भी उनके लिए नहीं रहेगी। अगर हमने पेट्रोलियम जो भी रिसोर्सेज है जो कि रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा बनाने में करोड़ों साल लग जाएंगे, उनका अगर हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सतत पोषणीय विकास यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी जो है वो विकास तो करे लेकिन दिमाग में क्या रखना है कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी इन चीजों का फायदा ले सके। जैसे यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हम क्या करें, विकास क्यों करते हैं, ताकि हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। तो आवश्यकताओं को पूर्ण तो करना है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास का क्रम जो है वो सतत होना चाहिए, यानी केवल हमारी जनरेशन तक नहीं बल्कि ये जो है आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी होना चाहिए। तो विकास का क्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए और साथ ही के साथ टिकाऊ होना चाहिए और वह भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित न करे। तो इसलिए एक जो आयोग है ब्रूडलैंड आयोग, इनके अनुसार क्या कहा गया है कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं इस प्रकार पूरी की जाती हैं कि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे। तो ये हमने देखा कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है और जब भी आर्थिक विकास हो तो दो चीजों पे एकदम ध्यान में रखा जाना चाहिए
कि वो विकास जो है वो समावेशी होने के साथ साथ कैसा विकास होना चाहिए, सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आर्थिक विकास के कुछ डेफिनेशंस, इसको मैं पहले भी दे सकती थी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कुछ टर्म्स थे तो मैंने सोचा कि पहले आप उन टर्म्स को समझ लें, तब जाकर के आपके लिए आसान हो जाएगा कि वो इन डेफिनेशंस को आप समझ सकें। जैसे प्रोफेसर रेस्टोव, उन्होंने आर्थिक विकास को कैसे डिफाइन किया है कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति की वृद्धि की दर, दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि के बीच का संबंध है। यहाँ पे बताया गया है कि श्रम शक्ति की वृद्धि दर और जनसंख्या में वृद्धि दर, जरूरी ये नहीं है कि, अब देखो ऐसे समझो कि दो फैमिली है, हाँ, एक फैमिली में क्या हो रहा है, शुरू में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, यानी 4 वो लोग थे, और फैमिली एक बी फैमिली है, उसके अंदर भी हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ठीक है, अब माना कि ए फैमिली जो है वो भविष्य में उनके बच्चे हुए और वो फैमिली जो है वो 10 लोगों की फैमिली हो गई। ठीक है, यहाँ भी जो है बी फैमिली में भी जनसंख्या बढ़ी और वो 10 लोगों की फैमिली हो गई। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो 10 लोग की जो फैमिली है उसमें कमाने वाले लोग जो है वो 5 ही हैं, जबकि फैमिली बी में 10 में से 10 लोग जो हैं वो सभी कमाने वाले। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो वास्तव में अगर हम कहें तो विकास किसका हुआ या वृद्धि किसकी हुई, बी वाले की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, लेकिन जनसंख्या के साथ क्या क्या है, उनकी श्रम शक्ति भी बढ़ गई है। और वही दूसरे फैमिली में हमने क्या देखा कि जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन श्रम शक्ति जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो इसी अप्रोच को हम कंट्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर वृद्धि वास्तव में क्या है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है पर उसके साथ श्रम शक्ति कितना बढ़ रही है, अगर उसके बीच का संबंध है, अगर जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही साथ श्रम शक्ति की वृद्धि दर बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि वो आर्थिक वृद्धि हुई है। पर अगर जनसंख्या वृद्धि हुई है और श्रम शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस देश की आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, तो ये तो रोस्टोव की डेफिनेशन है, या फिर हम एक और डेफिनेशन है कि मेयर और बाल्डविन की, कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। फिर यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय तो मैंने बता दिया कि जितनी भी तीनों सेक्टर्स में, तीनों क्षेत्र में जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं का उत्पादन होगा, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, उनका जो जोड़ है, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट समझना है वो मैं आपको समझाऊंगी, पर छोटा सा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो सैलरी है ये 1000 रुपये है पर मंथ, ठीक है, और मेरे घर का जो खर्च है वो क्या है, लगभग 500 रुपये है। ठीक है, तो ये मेरी आय हो गई, कि मैं कहूंगी कि मेरी आय क्या है, तो मेरी आय जो है वो 1000 रुपये है। पर अगले साल क्या हुआ कि मेरी आय बढ़ी 1100 रुपये, लेकिन अब मेरे जो खर्च है वो बढ़ करके 900 रुपये हो गए। तो वास्तविक आय यहाँ पे क्या हो गया, मेरा घट गया। क्यों? क्योंकि पिछले जो साल है उस समय मेरी जो आय है वो खर्च करने के बाद जितने भी मैं खर्चे कर लूं 500 रुपीज मेरे पास बच जाती थी। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, मेरी आय तो बढ़ी है लेकिन खर्च जो है उससे ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, यानी 1100 हो गया है, पर खर्च जो है वो 900 रुपए का हो गया, यानी कि अब मेरे पास कितना बच रहा है, 200 रुपए। तो क्या हम कहेंगे कि वो मेरी वास्तविक आय बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं वास्तविक आय। इसको और ज्यादा हम डिटेल में जो अगले वीडियो है उन सब में समझेंगे। तो यही बताया जा रहा है कि केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि किस में होना चाहिए, वास्तविक राष्ट्रीय आय में। अगर किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है तो उसको ही हम आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक वृद्धि किसको कहेंगे? उर्सुला हिक्स हैं, वो कहती हैं कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा रहा है। ये पहले के जो परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसमें ये माना गया कि
एक चीज, इस चीज को हम ध्यान रखिएगा कि जो ग्रोथ है ना, यानी कि जो आर्थिक वृद्धि है, ये स्पेशली किसके लिए होता है? आर्थिक वृद्धि जो है, ये कहा गया कि वृद्धि जो है ये जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश है, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, विकसित देश। और विकास जो टर्म है, ये विकासशील कंट्रीज, जो विकासशील देश है, विकासशील प्लस जो अभी गरीब देश है उनके लिए इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि इन लोग के अकॉर्डिंग क्या है कि वृद्धि के अंदर हमने किसकी बात की थी? केवल इनकम की बात की थी। जीवन स्तर तो वहां अच्छा है ही, ठीक है, जीवन स्तर जो है वो तो वहां पे अच्छा है ही। जीवन स्तर तो वहां पे अच्छा है ही, इसलिए जो विकसित कंट्री है वो केवल आर्थिक वृद्धि उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर हमारे प्रॉब्लम क्या है, जो विकासशील देश है, कि यहाँ पे इनकम को भी बढ़ाना है, लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाना है, तो ये आर्थिक विकास का इस्तेमाल जो है ये ज्यादातर किसके लिए होता है? विकासशील देशों के लिए होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।